आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे तृतीय प्राकृत की। देखिए, हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं और हिंदी भाषा का क्या इतिहास रहा है, इसको समझने से पहले हम विश्व की भाषाओं को जान रहे थे। विश्व की भाषाओं के बाद हम बहुरूपीय परिवार में आए। बहुरूपीय परिवार के बाद हम भारतीय भाषाओं के इतिहास में आए। भारतीय भाषाओं के इतिहास में हमने प्राचीन भारतीय भाषाएं पढ़ी, जिसमें आती है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर आए मध्यकालीन भारतीय भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय भाषाओं को हमने 3 भागों में बांटा। पहला है प्रथम प्राकृत, जिसे हमने पाली कहा। फिर द्वितीय प्राकृत, जिसे प्राकृति कहा। आज की कक्षा में हम बात करेंगे तृतीय प्राकृत। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक का जो समय था उसे तृतीय प्राकृत कहा गया। और ये तृतीय प्राकृत ही किस नाम से जानी गई? अपभ्रंश के नाम से जानी जाती है। आज इसी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले आती है तृतीय प्राकृत। तृतीय प्राकृत का समय क्या है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। और इस तृतीय प्राकृत को जो नाम दिया गया वो क्या है? अपभ्रंश है। इसे अवहंस, अवहत, अवहट्ट, अवहंस इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, तृतीय प्राकृत के रूप में हम क्या पढ़ते हैं? अपभ्रंश पढ़ते हैं। इसका समय क्या है? 500 ईस्वी से लेकर 1 ईस्वी। देखिए, हमने पहले क्या पढ़ी? पाली पढ़ी। पाली का समय क्या था? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। फिर हमने प्राकृत पढ़ी। इसका समय क्या था? 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और फिर तृतीय प्राकृत के रूप में हम क्या पढ़ रहे हैं? अपभ्रंश। इसका समय क्या है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। और आज इसी को हम अपभ्रंश के नाम से जाने जाते हैं। इस अपभ्रंश को अवहत, अवहट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इसे आभीरी भी कहा जाता है, आभीर उक्ति भी कहा जाता है। ये नाम हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग किसने किया? अपभ्रंश को अन्य किस किस नामों से जाना जाता है? अपभ्रंश और अवहट में क्या अंतर है, यह भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, भाषा के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। तो तृतीय प्राकृत को किस नाम से जाना जाता है? अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। इसी अपभ्रंश से आधुनिक काल की समस्त भाषाओं का जन्म हुआ। आधुनिक भाषाओं का जन्म, आधुनिक भाषाओं का जन्म जो कहां से प्रारंभ होती है? 1000 ईस्वी से प्रारंभ होती है। उन सब का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। तो 500 से लेकर 1000 तक जो बोले गए वो अपभ्रंश है। इसी अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का क्या हुआ? जन्म हुआ, जिनका प्रारंभ कहां से माना जाता है? 1000 ईस्वी। तो इन आधुनिक भाषाओं, हिंदी की बोलियां, उनकी उपभाषा इत्यादियों को जानने से पहले अपभ्रंश को विस्तार से पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। अब देखिए, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है पतन, भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। पतन, भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ। अब इसको हम कैसे समझते हैं? देखिए, भाषाएं गतिशील होती है। भाषाओं में समय के साथ परिवर्तन आया और ये प्राकृत में भी देखने को मिला हमें। लेकिन तृतीय प्राकृत के शब्द संस्कृत से बिगड़कर अन्य रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए इनको अपभ्रंश नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? पतन, भ्रष्ट या फिर बिगड़ा हुआ। फिर आते हैं, देखिए, हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। बिल्कुल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। लेकिन अगर हम भोलानाथ तिवारी को विस्तार से पढ़े, भोलानाथ तिवारी के भाषा विज्ञान को पढ़े, तो वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सर्वप्रथम व्याडी नाम के एक संग्रहकार हुए हैं, जिनका समय पतंजलि से पहले आता है। अर्थात सर्वप्रथम व्याडी नाम के संग्रहकार ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार, च्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी। देखिए क्या कहा,
भोलानाथ तिवारी का भाषा विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कि पतंजलि से पहले भी सर्वप्रथम व्याडी नाम के संग्रहकार ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कार चित्त का मतलब वह है जो अपने शुद्ध रूप से बिगड़ गए या भ्रष्ट हो गया, अशुद्ध हो गए, ऐसे शब्दों को किसकी संज्ञा दी? अपभ्रंश की संज्ञा दी। कहां इनकी जानकारी मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, इनकी जानकारी के संदर्भ में कोई विशेष प्रमाण हमें क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि व्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था जो वर्तमान में अनुपलब्ध है। अब वर्तमान में अनुपलब्ध है इसलिए यह नाम आपके बहुत कम सुनने में आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में। लेकिन अगर पतंजलि से पहले किसकी रचना में मिलता है या किसने प्रयोग किया तो आपका उत्तर क्या होगा? व्याडी नाम के विद्वान ने। किसने प्रयोग किया? व्याडी नाम के विद्वान इसका प्रयोग किया। संस्कृत के मानक प्रयोग से भिन्न जो संस्कार च्युत भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा व्याडी ने दी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह जो वर्तमान में अनुपलब्ध है। तो ध्यान रखिएगा, आज समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म किससे होगा? अपभ्रंश से। अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? तृतीय प्राकृत के नाम से। पतंजलि से पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? व्याडी नाम के संग्रहकार ने किया, जिनकी प्रसिद्ध रचना लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह है, लेकिन यह वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसी में आगे बढ़ते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग हमें किसमें मिलता है? प्रामाणिक प्रयोग हमें सबसे पहले मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में। यह तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? कि पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। लेकिन चूंकि हम प्रतियोगी परीक्षा के उच्चतम स्तर पर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हमसे इंटरव्यू देने गए, साक्षात्कार देने गए, तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, लेकिन उससे पहले किस संग्रहकार ने भी संस्कार च्युत भ्रष्ट अशुद्ध शब्दों के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया? तो नाम आएगा व्याडी का। ये याद रखिएगा, भोलानाथ तिवारी। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न की प्रकृति देखना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है? अगर आपसे पूछा गया अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो पतंजलि ने महाभाष्य में। वहां अपभ्रंश शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन किसके अर्थ में आता है यह हमें पता नहीं है। अगर पतंजलि से पहले की बात करें तो व्याडी की रचना में मिलता है। लेकिन क्या लिखते हैं भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी के अनुसार? अगर ये लाइन जोड़ दी जाए, अगर ये लाइन जोड़ दी जाए कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो चंड नाम के विद्वान ने किया। और चंड नाम के विद्वान की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्राकृत लक्षण है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? पतंजलि के महाभाष्य में। पतंजलि के महाभाष्य से पहले किस विद्वान ने प्रयोग किया? व्याडी ने किया। भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में अगर ये लाइन जोड़ दी जाए, अगर ये वाक्यांश जोड़ दिया जाए कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो चंड नाम के विद्वान ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके बिना तो कोई भी चीज पूरी नहीं होती। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय, कहां के राजा? वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। ये लिखते हैं कि उनके पिता प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, यहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर संस्कृत भी वो लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि मेरे पिता तीनों भाषाओं में ही दक्ष थे। तो उसमें से एक नाम कौन सा आता है? अपभ्रंश का आता है। तो अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा दारसेन के शिलालेख में मिलता है। अब आपके सामने आ गया कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किस किस रूप में हुआ। तो देखिए, सबसे पहले शब्द कौन सा? अपभ्रंश का मिला व्याडी, प्रामाणिक रूप पतंजलि, ठीक। भाषा के अर्थ में चंड का, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना कि अपभ्रंश शब्द का पहले पहले उल्लेख, पहला प्रारंभिक उल्लेख में वल्लभी के राजा दारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं।
और यही हम व्याख्या करते हैं यहां पर। तो ये तो नाम हुआ। अब अपभ्रंश को क्या क्या कहा जाता है, अब देखिएगा अपभ्रंश को क्या कहा जाता है। अपभ्रंश में ण वर्णों की प्रधानता है। जैसे राजस्थानी में हम पानी को पानी बोलते हैं, वैसे अपभ्रंश में ण को ण बोला जाता है और ण का इतना प्रयोग होता है कि उसको किसने, किशोरीदास वाजपेयी ने, नाम याद रखिएगा, किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा, न की भाषा कहा। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न की भाषा कहा। न क्यों कहा, क्योंकि ण का प्रयोग ज्यादा होता है। फिर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा कि इसमें प्राकृत का आभास होता है, इसलिए इसे प्राकृत आभास हिंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिए किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न की भाषा क्या कहा, क्यों कहा, क्योंकि इसमें न का प्रयोग ज्यादा होता है, इसमें प्राकृत का आभास होता है, इसलिए इसे प्राकृत आभास हिंदी कहा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ये यहां से अपने कॉलेज लेक्चरर में भी प्रश्न पूछा गया है कि इसे क्या कहा गया, पुरानी हिंदी कहा जाता है, जिसमें साहित्य की रचना अपभ्रंश है। काव्य आदर्श के प्रणेता अर्थात काव्य आदर्श की रचनाकार कौन, दंडी। दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा, आभीर कहा है। याद रखिएगा क्या कहा है, आभीर कहा है। आभीर उक्ति भी आ जाए, उक्ति, आभीर प्लस उक्ति तो आभीर उक्ति हो जाएगा। देखो यहां पर क्या शब्द बन जाएगा, आभीर उक्ति। ठीक, यह भी है चीज है, आभीर उक्ति कहा है। तो काव्य आदर्श के प्रणेता दंडी ने, यहां पर अगर हम देखें काव्य आदर्श के प्रणेता दंडी ने अपभ्रंश को आभीर कहा है। अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है, जैसे पौम चरिव। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें एक शब्द लिखता हूं मैं पौम चरिव। अब आप एक चीज देखिए, एक शब्द में भी कितने बार वो आ गया, 2 बार वो आ गया ना, इसलिए इसे उकार बहुला भाषा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए अपभ्रंश में किस किस का नाम याद रखना है, व्याडी का नाम आपको याद रखना है, पतंजलि का याद रखना है, चंड का नाम आपको याद रखना है। अपभ्रंश को न और उकार बहुला भाषा कहा जाता है। अपभ्रंश को प्राकृत आभास हिंदी कहा जाता है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा जाता है। और काव्य आदर्श के प्रणेता दंडी ने अपभ्रंश को क्या कहा है, अपभ्रंश को क्या कहा है, आभीर कहा है। अपभ्रंश को क्या कहा है, आभीर कहा है। यह तो अपभ्रंश की सिर्फ क्या हुई, अपभ्रंश की एक यूं कहा जाए सामान्य प्रस्तुति है। अपभ्रंश को हमने जाना, और अपभ्रंश को इसलिए पढ़ना आवश्यक है, क्यों, क्योंकि अगर हम अपभ्रंश को नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम कैसे जानेंगे कि हिंदी की बोलियां जो निकली है वो कौन से अपभ्रंश से निकली। तो अपभ्रंश का यहां पर क्या हो गया, सामान्य परिचय हो गया। अब देखिए इसको आगे बढ़ने से पहले अपभ्रंश भाषा की क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, यहां पर देखिएगा अपभ्रंश भाषा की क्या विशेषताएं देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। पहली चीज, अपभ्रंश में पूछा जाने वाला प्रश्न है, पूछा भी गया, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, 8 थी। यह अच्छी तरह से याद रखिएगा। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, 8 थी। कौन कौन से नहीं थे, यह ध्यान रखिएगा, ए, औ और री, इनका प्रयोग संस्कृत में नहीं होता था। तो स्वरों की संख्या कितने हो गए, 8। देखो संस्कृत से ही प्राकृत जन्म लेती है, चाहे प्रथम प्राकृत हो द्वितीय प्राकृत हो, क्रमशः आगे बढ़ती गई। ठीक, अपभ्रंश में कितने लिंग है, 2 लिंग और 2 वचन। अब ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृत में जो 3 लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब देखिए यहां से अगर आप देखें नपुंसक लिंग, ये क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, तो यहां पर और वचन द्विवचन गायब हो गया। तो ध्यान रखिएगा भाषा परिवर्तनशील है। तो पहली चीज स्वरों की संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपको याद रखना है। ठीक है, ये याद आपको रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान रखिए भाषा बदले और विकार उत्पन्न हो गए तो सीधी से बात है, तद्भव शब्द है और उकार बहुला भाषा थी। अब इससे आगे हम बढ़े तो उत्तर अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है, अवहट को। उत्तर अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है, अवहट के नाम से जाना जाता है। अब ये अवहट क्या है, इसको भी जानना नितांत आवश्यक है। तो ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं, अवहट क्या है। यहां पर हम लिखते हैं अवहट,
ये अवहट क्या है? तो ध्यान रखिए, एक तो अपनी क्या थी? अपभ्रंश थी, और फिर एक क्या प्रारंभ हुई? हिंदी प्रारंभ हुई। या हम सीधे शब्दों में बात करें, आधुनिक भारतीय भाषा है। ठीक, अब यहां पर समझना, यह समय क्या था? 500 से लेकर 1000 ईस्वी, और यह समय क्या था? 1000 ईस्वी से आज तक समय आ गया। समझेगा अवहट क्या है? उत्तर अपभ्रंश को देखो, भाषा कोई लाइट के तरह नहीं होती, तुरंत आती है और तुरंत जाती है। भाषा धीरे धीरे जाती है और धीरे धीरे आती है। आज हमारी भाषा में अगर हम देखें, हमारे दादाजी शुद्ध हाड़ौती बोलते थे, पिताजी हाड़ौती को शब्दों को छोड़कर थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने लगे। आज क्या स्थिति आ गई? हम हिंदी बोल रहे हैं और हाड़ौती के शब्द गायब हो रहे हैं। और अगर आने वाली पीढ़ी देखे, हिंदी को हाड़ौती तो छोड़े, हिंदी गायब होती जा रही है और अंग्रेजियां। भाषा धीरे धीरे जाती है और धीरे धीरे आती है। अब देखें, इन दोनों के मध्य अगर हम देखें, जब ये जुड़ने लगी होगी तो एक कौन सा काल आया होगा? संक्रांति काल आया होगा। कौन सा काल आया होगा? संक्रांति काल। अपभ्रंश जा रही थी और हिंदी आ रही थी, इन दोनों के बीच का काल कौन सा कहलाया? संक्रांति काल कहलाया। यह संक्रांति काल ही किस नाम से जाना जाता है? अवहट के नाम से जाना जाता है। अब मान लो हम 100 इधर से ले ले तो 900 ईस्वी इधर हो गया, और 100 इधर से ले ले तो 1100 ईस्वी इधर हो गया। तो ये जो संक्रांति काल है, ये किस नाम से जाना जाता है? अवहट के नाम से जाना जाता है। तो अपभ्रंश जा रही थी और हिंदी आ रही थी, दोनों के बीच का जो संक्रांति काल था वह किस नाम से जाना जाता है? अवहट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, अपभ्रंश को अवहट कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन जिस स्तर पर हम पढ़ रहे हैं वहां पर हमें जानना जरूरी है कि उत्तर अपभ्रंश को, इसलिए उत्तर अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? इसलिए उत्तर अपभ्रंश को अवहट के नाम से जाना जाता है। अवहट या अवहट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अवहट के नाम से जाना जाता है। अब अवहट हो गए तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिला, तो अवहट शब्द का प्रयोग किस किसने किया ये समझिएगा। यहां पर आती है अपने पास अवहट। अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग अब्दुल रहमान, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? अद्धमान। अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अब्दुल रहमान के द्वारा किया गया, जिनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? संदेश राशक है। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास नाम आता है, इसके बाद अगर हम बात करें तो नाम आता है किसका? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। 14वीं शताब्दी में आते हैं। ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखित वर्ण रत्नाकर में भी अवहट शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक, तो दो नाम आपको अब क्या याद रखना है। अगर आपसे पूछा गया है कि अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां मिलता है, तो आप अब्दुल रहमान या अद्दमान की रचनाओं मिलता है। या आपसे पूछा जाए कि अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नाम नहीं हो तो किसका नाम लगाइएगा? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अद्धमान की प्रसिद्ध रचना कौन सी? संदेश राशक। और इनकी रचना कौन सी? वर्ण रत्नाकर। कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। एक बार आप देख लीजिए, इनको समझ लीजिएगा।
ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमारे पास हो गया। अब देखिएगा, एक तरफ हमारे पास क्या हो गई, अपभ्रंश हो गई, और एक तरफ क्या हो गई, अवहट हो गई। अब देखिएगा, अगर हम इनकी रचनाओं की और इनके बारे में बात करें, हम अवहट और अपभ्रंश की, तो देखिए अपभ्रंश जो है, इनकी रचनाएं जो है अपभ्रंश की, उनमें जो साहित्यकार आते हैं उसमें नाम किसका आता है, स्वयंभू का नाम आता है। बताओ किसका नाम आता है, पुष्पदंत का नाम आता है। बताओ किसका नाम आता है, धनपाल का नाम आता है, जिन्होंने भविष्य। बाकी जितना हम सब कुछ ये किस में पढ़ते हैं, जैन साहित्य में, वो तो सारे हम बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पौमचर्य है। पौमचर्य में क्या है, राम कथा है। पौमचर्य में क्या है, यहां पर अगर हम देखें तो इसमें क्या है, राम कथा है। राम कथा है, इसलिए पौमचर्य को अपभ्रंश की क्या कहा जाता है, इसे अपभ्रंश की रामायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपभ्रंश की रामायण कहा जाता है। तो इनको अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। इनको अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि। ये तो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ भाषाएं जानेंगे, भाषा में क्या साहित्य लिखा गया, हमारा विषय बाद में रहेगा, लेकिन एक दो नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। स्वयंभू, पुष्पदंत प्रसिद्ध रचना महापुराण है, धनपाल की भविष्य कथा है। ये सब जैन कवि हुए थे जिन्होंने रचनाएं लिखी, इसलिए जैनों का साहित्य में किसमें मिलता है, अपभ्रंश में। अब चलते हैं अवहट। देखो अवहट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा, पहला नाम किसका आता है, किसका, अब्दुल रहमान का। किसका नाम आता है, अब्दुल रहमान का। फिर नाम लिया मैंने किसका, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। किसका नाम आता है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर का। आप इनके नामों को अगर देखेंगे तो ये दो प्रारंभिक नाम है, मैं आपको ज्यादा में नहीं उलझाऊंगा, इतना आप याद रखिएगा, अब्दुल रहमान और ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अपभ्रंश और अवहट में क्या है, अंतर है। तो अपभ्रंश, उत्तर अपभ्रंश से क्या निकली, अवहट निकलती है। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें तो यह नाम आता है। ऐसे अगर हम बात करें तो एक रचना और आती, दामोदर शर्मा की उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अगर हम बात करें तो कौन सी रचना आती है, दामोदर शर्मा की रचना आती, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह आपको याद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसमें भी हमें क्या मिलता है, अवहट। और यूं कहे तो यह भी अवहट की ही क्या है, रचना है। तो इस तरह से अपने को याद रखना है। तो अपभ्रंश और अवहट में मेरे हिसाब से अंतर स्पष्ट हो गया होगा। तो ध्यान रखिए, 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक जो बोली गई वह अपभ्रंश थी। अपभ्रंश जा रही थी और हिंदी आ रही थी, तो दोनों के बीच की कड़ी कौन सी कही जाती है, अवहट कहा जाता है। अवहट शब्द का उल्लेख हमें सबसे पहले अब्दुल रहमान की रचना में मिलता है, जो संदेश राशक है। फिर हम बात करें तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, या फिर दामोदर शर्मा की रचना कौन से, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भी इसी तरह की रचना है। तो मेरे हिसाब से अपभ्रंश और अवहट हो गया। जब हम अभी भाषा की बात कर रहे हैं, तो जब हम बात करेंगे किसकी, अपभ्रंश के साहित्य की, तो हम साहित्य में चर्चा करेंगे। यहां सिर्फ किसका नाम याद रखिएगा, अपभ्रंश और अवहट का नाम याद रखिएगा। अब जब हम अपभ्रंश की बात करते हैं तो समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक है कि अपभ्रंश, अगर हम बात करें तो अपभ्रंश के भेद जानना आवश्यक है कि अपभ्रंश के कितने भेद है। तो अपभ्रंश के भेदों को पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अपभ्रंश की जो स्थिति रही। अगर हम बात करें भारत में अपभ्रंश कहाँ बोली गई, वह सारा अपने को जानना है। फिर हिंदी का उद्भव लेंगे, ये सारा हमारा क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं आगे लिखता हूं अपभ्रंश के भेद। चले देखते हैं इसको आगे। अब देखिएगा अपभ्रंश के भेद। देखिए अपभ्रंश के भेद का मतलब यह है कि अपभ्रंश को जो विभाजित किया गया वो कई आधारों पर किया गया। इसमें अपने को नाम याद रखने पड़ेंगे। नमी साधु के अनुसार, किसके अनुसार, नमी साधु के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं,
तो आपको 3 नाम याद करने, उपनागर, आबीर और ग्राम्य। बिल्कुल, नमी साधु के अनुसार उपनागर, आबीर और ग्राम्य, मार्कंडे के अनुसार नागर, उपनागर और ब्राचड़, डॉक्टर याकोबी के अनुसार पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, और डॉक्टर तगारे के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? अगर हम पूरे भारत को बांटें तो देखो दिशाओं के आधार पर ये इन्होंने बांटा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो याकोबी ने चारों दिशाओं में बांटा। ठीक, इनको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कर लीजिए। याकोबी की न्यूज याद कर लीजिए। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट न्यूज में आता है ना अपने याकोबी की न्यूज, जैसे NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन्होंने बांटा। तगारे ने 2 ही बांटी, पूर्व और पश्चिम। तगारे ने 2 ही बांटी, कौन सी? पूर्व और पश्चिम। अब देखिएगा, नमी साधु के अनुसार, किसके अनुसार? नमी साधु के अनुसार उपनागर, आबीर और ग्राम्य, ये 3 याद करनी है। नमी साधु के अनुसार आपको 3 याद करनी है, उपनागर, आबीर और ग्राम्य। मार्कंडे के अनुसार 3 याद करनी है, नागर, उपनागर और व्राचड़। ठीक, नागर यहां आ गए, उपनागर हो गए और व्राचड़, बाकी इनको ऐसे याद कर लीजिएगा। केवल आपको ध्यान रखना है कि अपभ्रंश के भी भेद किए गए हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम, इससे आगे क्या याद करें? अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश की बोलियां और आधुनिक उपभाषाओं से उनका संबंध। अब देखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपभ्रंश, ये तो अपने पास रह जाएंगे। अपभ्रंश की बोलियां और आधुनिक भाषा व उपभाषाओं से संबंध, इसको समझना। आप देखिए, अपभ्रंश की बोलियां कौन कौन सी और आधुनिक उपभाषाओं से उनका क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझेगा। सबसे पहले पूरे भारत को हम यहां पर लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा भारत है। अब इस भारत को अगर हम देखें, ये हमारा मध्य देश है। मध्य देश का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश को किस नाम से जाना गया? सूर। अब देखिए, ये समय हम कौन सा ले रहे हैं? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। समझना, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इस 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी की अगर हम बात करें तो यहाँ सूर में कौन क्या बोली जाएगी? सूर। अपभ्रंश मथुरा, सूर प्रदेश मतलब मथुरा है। यहां जो अपभ्रंश बोली गई, वो कौन से अपभ्रंश कहलाएगी? शोरसेनी अपभ्रंश। यहां जो अपभ्रंश बोली गई वह कौन से अपभ्रंश कहलाएगी? शोरसेनी अपभ्रंश। बिहार को क्या कहा जाता है? मगध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मगध। अब जो यहां अपभ्रंश बोली जाएगी वो कौन सी कहलाएगी? मागधी अपभ्रंश कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? मागधी अपभ्रंश कहलाएगी। इन दोनों के बीच का जो स्थान है वह क्या कहलाता है? अर्धमगध कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अर्धमगध। और यहां पर जो बोली गई बताओ वह कौन सी कहलाएगी? अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या कहलाएगी? अर्धमागधी अपभ्रंश। ठीक, यहां तक आया। तो देखिए, सूर जनपद में जो बोली गई वह तो शोरसेनी अपभ्रंश, मगध में जो बोली गई वो मागधी अपभ्रंश, दोनों के बीच में जो बोला गया वो स्थान अर्धमगध कहलाया। दोनों की विशेषताओं का प्रभाव यहां पड़ता है, तो अर्धमगध ये क्या कहलाया? अर्धमागधी अपभ्रंश। अब देखिएगा, अगर हम यहां थोड़ा सा देखें तो देखिए, यहां पर हमारे पास जो क्षेत्र आता है वो पंजाब है। यहां पर जो क्षेत्र आता है वो क्या है? पंजाब है। ये हमारी कौन सी नदी बहती है? ये हमारी जो नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। यहां पर अगर हम देखें तो ये नेपाल, ये कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र है। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो यहां सिंध के आसपास
यहां पर समझे, ये सिंधु नदी के आसपास जो लोग थे, जो पाकिस्तानी क्षेत्र चला गया, पश्चिमी पंजाब चला गया। एक ये पंजाब का कौन सा क्षेत्र आया, यूं देखिएगा, एक पंजाब का ये क्षेत्र आया पूर्वी क्षेत्र। अब यहां पर और ये क्षेत्र यहां तक चला गया। अब इसको देखना, यहां पर हम देखें तो ये जो सिंध प्रांत था, इस सिंध प्रांत के आसपास जो बोली गई वो क्या कह रहा है, ब्राचड़ अपभ्रंश कहलाई। कौन से भ्रंश कहलाती, व्राचड़ अपभ्रंश, व्राचड़ अपभ्रंश कहलाती है। ये कौन सी कहलाती है, व्राचड़ अपभ्रंश कहलाती है। ठीक है, ये हम यहां पर देखते हैं। अब देखिएगा, इसके बाद हमारे पास आती कौन सी, एक और आती पेशाची और केकई। ये थोड़ा सा यहां का क्षेत्र, ये तो इधर चला गया, जो यहां का पश्चिमी क्षेत्र था, यहां पर एक और अपभ्रंश बोली गई। वह कौन सी थी, केकई, केकई टक या फिर पेशाची। कौन सी है, केकई टक या फिर कौन सी कहलाई, पेशाची कहलाती है। ठीक है, केकई टक या फिर क्या कहलाती, पेशाची कहलाती है। फिर यहां पर आती है एक और, ये जो क्षेत्र चला यहां पर, ये यहां पर आगे कौन सी, पहाड़ी अपभ्रंश, जिसे सुनीति कुमार चटर्जी ने कौन सा कहा, खस अपभ्रंश कहा। यह अपने को रूप याद करने हैं। अब ये क्षेत्र अगर हम चलें तो महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है, महाराष्ट्र। और यहां पर अगर हम देखें, यहां पर जो आती है वो कौन सी, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब इसको आप विस्तार से समझना, क्या समझना है ध्यान देना। सूर जनपद में अर्थात मथुरा के आसपास जो बोली गई वो कौन से अपभ्रंश है, सोरसेनी। बिहार मगध में जो बोली गई वो कौन से अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश है। इन दोनों के बीच में जो उत्तर प्रदेश आधा इधर इधर बिहार जो मिलता है वह अर्धमगध कहलाया। जो सिंधु नदी के आसपास बोला गया वो व्राचड़ अपभ्रंश है। पश्चिमी पंजाब में जो है केकई टक है। जो पूर्वी पंजाब चला गया, मतलब ये यहां पर जो दिल्ली की ओर अग्रसर हो गया, पहाड़ी अपभ्रंश है। ठीक, महाराष्ट्र में जो बोली गई वो कौन से अपभ्रंश है, सोरसेनी अपभ्रंश है। अब देखिए इनसे क्या निकली, इनका ये तो अपभ्रंश हो गया। अब इनका आधुनिक बोलियों से क्या है, आधुनिक बोलियों से क्या संबंध है, या आधुनिक भारतीय भाषाओं से या उपभाषाओं से क्या संबंध है। आपसे पूछा जाता है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से दो याद रखिएगा आप, एक तो कौन सा, लहंदा, एक कौन से आती, लहंदा। दो याद रखिएगा। एक तो कौन से आती है, लहंदा और सिंधी। दो याद रखिए। ब्राचड़ अपभ्रंश से, सॉरी यहां पर अपन केवल कौन से याद रखेंगे, सिंधी आएगी, यहां आ जाएगी ये। ब्राचड़ से तो एक ही निकली, कौन सी, सिंधी। सिंध प्रांत को याद रखेंगे आप, तो वहां से कौन सी निकली, अपनी सिंधी निकली। अब देखिएगा यहां पर पेशाची और केकई जो टक है इससे दो निकली, एक तो कौन सी, पंजाबी, और एक कौन से आती है, लहंदा। कौन से आती है, पंजाबी और लहंदा। इससे कौन सी निकली, पहाड़ी अपभ्रंश से पहाड़ी, यह आ जाएगी। अब देखिएगा सोरसेनी अपभ्रंश से कौन कौन सी निकली, एक तो आती कौन सी, पश्चिमी हिंदी। कौन से आती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, और तीसरी गुजराती। समझना, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से क्या निकली, मराठी आती है।
अर्धमागधी से कौन सी निकली? पूर्वी हिंदी आ जाती है। और मागधी अगर आप देखें तो अर्धमागधी से अपने पास कौन से आ गई? पूर्वी हिंदी। और मागधी से अगर आप देखें तो देखो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। ठीक, तो कितनी हो गई? अब इसको समझना आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बनाइएगा। अपभ्रंश की बोलियां, अपभ्रंश का क्षेत्र और उनका आधुनिक उपभाषाओं से संबंध। ये हिंदी की क्या है? उपभाषाएं हैं, लेकिन इनमें से किस किस को हिंदी क्षेत्र माना जाता है, इसको हम बात करेंगे। अभी तो केवल अपभ्रंश को पढ़ रहे हैं कि यहां अपभ्रंश बोली गई और ये हिंदी को जन्म देती है, क्योंकि आधुनिक भाषाओं का जन्म अपभ्रंश से हुआ। ठीक, वापस देखिएगा क्या कहा मैंने आपसे, जो सूर जनपद में बोली गई वह तो शोरसेनी अपभ्रंश है। शोरसेनी अपभ्रंश का संबंध किस किस से? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, गुजराती से। ठीक, यहां पर आ गया महाराष्ट्र से कौन सी हो जाएगी? महाराष्ट्री। अब इसे महाराष्ट्रीय अपभ्रंश क्यों कहा गया? क्यों महाराष्ट्र में बोला गया। यहां निकल कर आए कौन से? मराठी। बिहार को मगध कहा जाता था, मगध में 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक क्या बोली गई? मागधी अपभ्रंश बोली गई। कितनी? इसका 4 बोलियां महत्वपूर्ण है, 4 उपभाषाएं महत्वपूर्ण है, बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। फिर अर्धमागधी में कौन से आती? पूर्वी हिंदी आती है। अब देखिए, जो सिंध प्रांत, सिंधु नदी के आसपास के जो लोग रहने वाले थे, वहां ब्राचड़ अपभ्रंश, इससे क्या निकली? सिंधु सिंधी हो गई। फिर पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र जो पाकिस्तान से लगा हुआ था, केकई टक या इसे पेशाची के नाम से जाना जाता है, इससे 2 आती है महत्वपूर्ण, पंजाबी और लहंदा। फिर पहाड़ी अपभ्रंश आता है, पहाड़ी अपभ्रंश से क्या निकली? पहाड़ी निकली। पहाड़ी अपभ्रंश, इसे सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा है? खस अपभ्रंश कहा है। क्या कहा है? खस अपभ्रंश कहा है। अब इसमें एक चीज देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर खस अपभ्रंश की, तो भोलानाथ तिवारी इस खस अपभ्रंश को स्थान नहीं देते और वो पहाड़ी का संबंध किससे जोड़ते हैं? शोरसेनी अपभ्रंश से। पहाड़ी उपभाषा का संबंध किससे जोड़ते हैं? शोरसेनी अपभ्रंश से जोड़ते हैं। एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसका मैं एक बार आपके मानचित्र बना देता हूं। ठीक है, देखिए, अपभ्रंश समय क्या है? 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी। अभी उसकी बोलियां और आधुनिक हिंदी की भाषाएं ऑब्लिक उपभाषाएं। ठीक, यह हो गया। अब इस अपभ्रंश के हम भाग करते हैं। देखो, पहला कौन से अपभ्रंश आती है? शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश। दूसरी मागधी अपभ्रंश। तीसरी अर्धमागधी अपभ्रंश। केकई या टक अपभ्रंश। केकई और टक अपभ्रंश अपनी हो जाती है। फिर इसके बाद में ब्राचड़ अपभ्रंश, और फिर कौन से आती है? पहाड़ी। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं क्या आता है अपने पास। देखो, शोरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन से आई? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी,
और कौन सी आएगी, गुजराती। अब इसमें अगर पहाड़ी को जोड़ते हैं आप तो ये मत सिर्फ किसका है, ये मत है सिर्फ भोलानाथ तिवारी का। ये मत सिर्फ किसका है, भोलानाथ तिवारी। पहाड़ी अपभ्रंश को अलग नहीं मानते हैं, वो उसका संबंध किससे जोड़ते हैं, शोरशैनी से जोड़ते हैं। मागधी अपभ्रंश मगध, चार हाथी, बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो हमारी आती है वो कौन सी है, पूर्वी हिंदी है। कौन सी है, पूर्वी हिंदी है। कैकई टक अपभ्रंश लहंदा, और कौन से आती है, पंजाबी आती है। ब्राचड़ अपभ्रंश से कौन से आती है, सिंधी आती है। और इससे कौन से आती है, पहाड़ी अपभ्रंश से पहाड़ी। इस पहाड़ी के लिए खस अपभ्रंश का प्रयोग किया है। ठीक, कौन से अपभ्रंश का, खस। और खस अपभ्रंश शब्द का प्रयोग यहां पर मैं लिख देता हूं, खस अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया, सुनीति कुमार चटर्जी ने। किसने किया, सुनीति कुमार चटर्जी ने किया। और इसे पहाड़ी अपभ्रंश को अलग से न मानकर शोरशैनी अपभ्रंश में ही रखने का कार्य किसने किया, भोलानाथ तिवारी। तो आप ऐसे कैसे लिख लीजिएगा, जैसा भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्षेत्र मैंने आपको बताया, डायग्राम बना के आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी आ जाती है अपभ्रंश बोलियां। और यहां पर अब देखिए, इनके संदर्भ में अगर हम देखें तो हमसे ज्यादा से ज्यादा क्या प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज, शोरशैनी अपभ्रंश का संबंध किस किस हिंदी भाषाओं से जोड़ा जा सकता है। ये मागधी अपभ्रंश है, अर्धमागधी है, ये कैकई टक अपभ्रंश है, व्राचड़ अपभ्रंश है, और पहाड़ी अपभ्रंश है। ठीक, ये यहाँ तक हो गया। आप एक दो बार बनाएंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देख लीजिए आप एक बार। बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अपभ्रंश व उसकी बोलियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, एक सामान्य सी जानकारी जो अपने को होनी चाहिए, कुछ ले, बाकी जो हम आगे पढ़ेंगे वो तो सारी आ ही जाएगी। अवधि, अब्रज इत्यादि, वो तो बात की, हिंदी की बात करेंगे। अभी तो हम अपभ्रंश पर ही चल रहे हैं। देखो, सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं के लिए, कौन सी भाषाओं के लिए, पहाड़ी भाषाओं के लिए खस अपभ्रंश की कल्पना की है, जबकि भोलानाथ तिवारी ऐसी कोई कल्पना नहीं करते। वह तो पहाड़ी भाषाओं का संबंध किससे जोड़ते हैं, शोरशैनी अपभ्रंश से ही जोड़ते हैं। दूसरा, लहंदा, हमने क्या पढ़ा था अभी, लहंदा अपभ्रंश। तो लहंदा का शाब्दिक अर्थ क्या है, पश्चिम में, पश्चिमी क्षेत्र में बोला जाता है, सूर्यास्त और उतरता हुआ है। लहंदा पश्चिम की ही हम कहें बोली है, इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ, लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी, सूर्यास्त और उतरता। लहंदा का क्षेत्र वर्तमान में कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। तो देखिए, उत्तर पश्चिम में पड़ता है, तो पश्चिम, सूर्यास्त और उतरता हुआ इसका शब्द है। लहंदा को किस नाम से, डिलाती, हिंद को, जटकी आदि नामों से भी जाना जाता है। लहंदा को किस नाम से जाना जाता है, डिलाती, हिंद को, जटकी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, सुनीति कुमार चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं के लिए किसका प्रयोग किया, अपभ्रंश का। जबकि पहाड़ी भाषाओं को भोलानाथ तिवारी किस में रखते हैं, शोरशैनी अपभ्रंश में। लहंदा का शाब्दिक अर्थ पश्चिमी या उतरता या सूर्यास्त, इसका जो स्थान है वर्तमान में वो पाकिस्तान में पड़ता है। इसको डिलाती, हिंद को, जटकी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। पंजाबी फारसी भाषा का शब्द है पंजदन आब, 5 नदियों का समूह। पंजदन आब क्या हो जाता है, 5 नदियों का समूह जहां है वह पंजाबी कहलाती है। 5 नदियां अपने को याद करनी नहीं है। इसका क्षेत्र मूलतः क्या है, पूर्वी पंजाब है। सिक्कों की प्रधानता के कारण इसे सिक्की और खालसी भी कहते हैं। सिक्की और क्या कहते हैं, खालसी कहते हैं। बस आप तो ये यहाँ पर पूर्वी पंजाब याद रखिएगा। ठीक, पंजाबी हो जाएगी। आप आ जाइए गुजराती, बड़ा विशेष महत्व है गुजराती का, क्योंकि इसका जो इतिहास है वो देखे, इसका संबंध कौन सी जाति से है, गुजराती भाषा या गुजरात का संबंध गुजर जाति से है। कौन सी जाति से, गुजर। देखिए, इन गुजरों का पहले केंद्र पंजाब और राजस्थान था, लेकिन जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ
तो ये पंजाब और राजस्थान से उतरकर नीचे की ओर गए, और जब नीचे की ओर गए और जिस क्षेत्र में इनको संरक्षण प्राप्त हुआ, गुजर त्राण, त्राण का मतलब होता है रक्षा करना, जहां गुजरों की रक्षा की गई वो स्थान कहलाए गुजर त्राण, और गुजर त्राण को फिर मिलाए तो गुजरात, और गुजरात से फिर क्या हो गया, गुजरात हो गया। तो जहां गुजरों को रक्षा मिली, जहां शरण मिली, वो स्थान क्या कहलाता है, गुजरात। और अब देखो वहां का पहनावा, जो वहां की संस्कृति, वो गुजरों के अनुसार ही, अभी गरबा खेलते हैं तो गुजरों जैसी ड्रेस पहनी जाती है। गुजराती को किस नाम से भी जाना जाता है, नागर अपभ्रंश के नाम से भी जाना जाता है। गुजराती को किस नाम से जाना जाता है, नागर अपभ्रंश के नाम से। अब आओ उड़िया, देखो उड़िया को ओरिया, उड़िया, उत्कली, ओडी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये उड़िया यानी उड़ीसा वही प्रदेश है, इसको किस नाम से जाना जाता था, कलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था, कलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उड़िया मूलतः ओड शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, खेती करना। उड़िया जो उड़ीसा है, उड़िया जो वहां की बोली है, भाषा है, वह ओड शब्द से, धातु से बना है, जिसका खेती करना, और ओड से ओडिसु बना, जिसका मतलब है खेती करने वाला। और खेती करने वाला कौन हो गया, किसान हो गया। तो देखिए यहां पर हम किस पर आ गए, उड़िया, ओरिया, उड़िया, उत्कली, ओडी आदि नामों से जाना जाता है। कलिंग प्रदेश ये कहलाता था। उड़ीसा मूलतः है, अगर हम देखें उड़ीसा जो शब्द है मूलतः ओड से बना है, वर्तनी की दृष्टि से गलती हो तो मैंने इसको बनाने के लिए लिखा है, ओड से ओडिसु बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, किसान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बंगाली को गोड़ी, गोली, मागधी के नाम से भी जाना जाता है। असम का प्राचीन नाम, ध्यान रखिएगा, असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिष था, जिसे बाद में कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।